अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत को क्या बड़े मसाइल दरपेश हैं। एक मसला ख़त्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन का नाम जब से लिया गया है उसके बाद से हमें मुल्क की सियासी जमातें ग्रुप्स में तकसीम होती हुई नजर आती हैं। एक तरफ PTI, JUIF और ANP जैसी जमातें हैं जिनको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत ने इस ऑपरेशन का अप्रूवल वफाकी काबीना से भी ले लिया है। जहाँ पर एपेक्स कमेटियों की बात हो रही है वहीं ये भी बात की जा रही है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है कि पहले इस मामले को पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपने ऑपरेशन करना है तो इसके लिए पहले बानी चेयरमैन PTI से बात करनी अशद ज़रूरी है, उसके बाद ही खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के किसी ऑपरेशन की वफाकी हुकूमत मुतहमिल हो सकती है। यकीनन बड़े संगीन रिजर्वेशन हैं, और साथ में अब ये भी देखना है कि आया वाकई क्या हुकूमत इस चॉइस को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम सियासी जमातों को जो अपोजिशन में ज़रूर बैठी हैं लेकिन एक मजबूत अपोजिशन बनाए हुए, क्या उनको एतमाद में लेने की कोशिश करेगी, या फिर जिस तरह सरसरी अंदाज में वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये एक मामूली ऑपरेशन होगा और बड़े महदूद पैमाने पर किया जाएगा, क्या उससे बाकी जमातों की तशफ़ी हो सकेगी। इसके ऊपर प्रोग्राम में आज डिटेल में बात करेंगे, और पहले सेगमेंट में इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान साफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेट में पार्लिमानी लीडर भी हैं, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहली मरतबा प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि ये जो रिजर्वेशंस PTI ने शो की हैं अपनी जगह जस्टिफाइड हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये स्टांस लेगी कि कोई चॉइस नहीं है और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर PTI ने इवेंचुअली क्या डिसाइड करना है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI की हुकूमत है। ये देखें, 3 पॉइंट्स इस पर मैं बनाना चाहूँगा। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक टेररिज्म, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है और दहशतगर्दी को हमने ख़त्म करना है और मुल्क में अमन लेके आना है, ये तो मेरा ख़्याल है कंसेंसस है। कोई भी शहरी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी शख्स जो है पाकिस्तान का, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं ये गलत बात है। हर कोई इसके साथ खड़ा होगा और एक ही आवाज़ में ये कहेगा कि टेररिज्म का ख़ात्मा हमने करना ही करना है। अब दूसरी इसका पॉइंट ये है कि वो टेररिज्म का ख़ात्मा किस तरह हो सकता है। वो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो सोशल चीज़ें होती हैं, एजुकेशन करना, टॉलरेंस बढ़ाना, स्कूलों में जाके समझाना वगैरह वगैरह। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन कई बार आपको करना पड़ता है, जो कि एक्सट्रीम मेजर होता है, करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी मुशावरत से करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सेकंड पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपने मिलिट्री ऑपरेशन करना है तो आपके साथ अवाम होनी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन के चाहे आप अंदरूनी करें, चाहे आप किसी बाहर के दुश्मन से लड़ें, जब भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा आपको पीछे अवाम अगर नहीं होगी, अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर वो मिलिट्री ऑपरेशन एक तरह से नाकाम हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अवाम को एतमाद मिले। अब अवाम कौन होती है? अवाम होती है पार्लियामेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में लिखा है कि अवाम जो है वो एक पार्लियामेंट के अपने मेंबर्स इलेक्ट करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करती है। तो जब एक बार पार्लियामेंट बन जाए तो इसका मतलब है कि अवाम का नुमाइंदा वो पार्लियामेंट है। आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लेना है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, ताकि अवाम आपके साथ हो। और पार्लियामेंट में कौन होते हैं? पार्लियामेंट में सियासी जमातें, यानी कि आपने सियासी जमातों को भी एतमाद में लेना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि वो आपके साथ खड़े हों। और जब आप एतमाद में लेंगे किसी को, तो फिर अगर किसी को भी शक है या शुबा है कि कोई ये पॉलिटिकल एजेंडा है या कोई सियासी इंतकाम का ऑपरेशन है, ये असल में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नहीं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ है, तो फिर वो जो ख़दशात हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं जब आपके सामने हक़ाइक़ रख दिए जाते हैं और पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस होती है। तो हमारा जो मौक़िफ़ है PTI का, वो इस तीसरे एजेंडे से जुड़ा है, और वो ये है कि आप सबको एतमाद में लें। अगर आपने KPK में करना है, आपने सिंध में करना है, आपने किसी और इलाके में करना है, तो वहाँ के लोगों को भी एतमाद में लें। और वहाँ के लोगों से मुराद है कि वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है उसको या असेंबली को। तो ये सिर्फ दरख्वास्त है। मैं ख्याल है इसमें तो कोई किसी को मुबालगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ सियासी जमातें या ऑपोजिशंस नहीं खड़ी होंगी तो फिर ऑपरेशन जो है वो नाकाम हो सकता है, फिर मुल्क को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये मौक़िफ़ है मेरा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, सर ये फरमाएगा कि कुछ लोगों की ये भी राय थी कि
जिस तरह जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा हुआ था उस वक्त एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, उसकी भी 2 या 3 नुकात के अलावा किसी नुक्ते के ऊपर सही मायनों में अमल नहीं हो सका। अगर उस पर भी फुली अमल दरामद कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है कि आज हम यहाँ ना खड़े होते। दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या सिक्योरिटी के हवाले से ये वफाकी हुकूमत जब इंटरम सेटअप भी था उस वक्त भी ये तनकीद होती रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में वसाइल सही मायनों में सिक्योरिटी के हवाले से जो फंड्स दिए गए वो इस्तेमाल नहीं हुए, मतलब पीटीआई को एक तरीके से अंडर प्रेशर रखने की कोशिश ज़रूर की जाती रही खैबर पख्तूनख्वा में। आपके ख्याल में क्या इस वक्त की जो सिचुएशन है आप नहीं समझते कि ये भी इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि आया पीटीआई को आपने इक्विप्ड कितना किया है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इक्विप्ड कितना किया है सिक्योरिटी के मसाइल से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी बेसिकली तो सबसे पहले तो प्राइमरी नेशनल ड्यूटी होती है, यानी फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती है जब आप टेररिज्म की बात करें। जब आप इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तब आपकी जिम्मेदारी सूबों पे आ जाती है। लेकिन बहरहाल जिम्मेदारियां तो आईनी डिवाइडेड हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो सबका एक है, इसलिए मिलजुल के ही काम करना होता है। और जहाँ फेडरेशन मदद कर सके सूबे की, वहाँ सूबे की मदद करनी चाहिए, और जहाँ सूबा कर सके वहाँ सूबे को करना चाहिए। ये सिनर्जी के साथ होता है, ये कोई हम मुख्तलिफ बातें नहीं कर सकते इस टेररिज्म के मामले में। अब आपने बात किया नेशनल एक्शन प्लान की, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा सर, नेशनल एक्शन प्लान पे भी कमेंट कर दीजिएगा जो मैंने वो दूसरा सवाल किया। जी सर। जी 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 आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है। आप लेकिन एक बात देखें कि जो हमारा जो अगर आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले की आप बात करें तो आपको याद है कि टेररिज्म एक इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच गया था जहां कुछ पता नहीं होता था कि क्या होने लगा है कल मुल्क में, और हमारा काफ़ी परेशान थी कौम। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का भी क्रेडिट है और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी सबका क्रेडिट है कि उन्होंने मिलजुल के एक ऐसा एक्शन किया और ऐसा काउंटर किया उस टेररिज्म को कि अब माशाल्लाह आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक ये कंट्रोल्ड है। लेकिन वो फिर अपनी एक तरह से उसका वापस एक आ रहा है ऐसा वेव जिसका हमने मुकाबला करना है। वो मुकाबला करने के लिए दोबारा से हमें सबको एतमाद में लेना है और सब ने इकट्ठे मिल के चलना है। ये नहीं हो सकता कि इसकी मद में आप किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ करें। ये वाली शक व शुबहात भी नहीं होने चाहिए, ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए इस वक्त। और जो पुराना एक्शन प्लान है, जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसको भी एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि उसमें क्या चीज़ें रह गईं, क्या कोताहियाँ हुई, क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ताकि हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरा ख्याल है ये ऐसा इशू है जिसमें किसी किस्म की कोई आपको दो राय नहीं हो सकती। आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में बनाना है जिसका मुल्क को फ़ायदा हो, जो टेररिज्म को ख़त्म करे। ये नहीं कि आप एक जमात को फ़ायदा दें, दूसरी को दें, या इस पर कोई सियासत आ जाए। ठीक, अच्छा सर, लेकिन ये बताएगा, ये आखिरी सवाल है जो सिक्योरिटी के हवाले से कर रही हूँ, फिर मैंने दूसरे कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस करने हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह JUIFA ने बड़ा क्लियर स्टांस अपनाया हुआ है कि ये जो ऑपरेशन है ये इसका मुतम्मिल, यानी ऑब्वियसली जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान फोकस है, लेकिन ये अदम इस्तेहकाम साबित होगा। उससे लग ये रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, लेकिन आपकी बात से लगता है कि आप अग्रीड हैं, लेकिन आपकी जमात चाहती है कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि ये है क्या। इसका नाम सुन रहे हैं लेकिन है क्या और इसमें क्या करना चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं उसका कोई डिटेल्स नहीं। तो हम हवा में तो किसी चीज़ के साथ एग्री नहीं कर सकते, या किसी चीज़ को किसी चीज़ का वाह नहीं कर सकते, या किसी चीज़ के पीछे नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल ठीक। तो ये एक जेन्युइन मेरा ख्याल है बात है। मैं आपसे भी कोई बात करूं कि आप मेरी बात माने तो आप पहले ये कहेंगे कि बात तो मुझे बताएं कि आप क्या मनवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जब तक मैं आपको बात नहीं बताऊंगा आप कैसे मानेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं पॉलिटिकली आपसे जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन कि बिलावल भुट्टो साहब ने सर बड़ा खुलकर बात की, एक से ज़ायद मरतबा भी की है और दूसरी जमातें भी कर चुकी हैं। अब बजट के ऊपर एक अपनी रिजर्वेशन थी और आपने खुद भी देखा कि जो बड़ी इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी नून लीग से, वो भी डिस्टेंस पर हो गई कि उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन फिर भी उनकी एक राय है कि सब जमातों को मिलकर बात करनी चाहिए थी और बजट के ऊपर दीगर जमातों को साथ लेके चलना चाहिए था। आपके ख्याल में सर क्या फिर भी पीपल्स पार्टी से आगे चलकर किसी किस्म की कोई बातचीत हो सकती है? क्योंकि उनकी तरफ से कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट PTI नहीं आए और बज़ाहिर उन्होंने एक डिस्टेंस पैदा किया है नून और अपने दरमियान।
तो क्या इस मौके से पीटीआई फायदा उठाना चाहेगी? जी देखिए, मेरी नज़र में ये एक तरह से नूरा कुश्ती हो रही है। एक्चुअली जो पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी है वो एक ही साइड पे बैठे हैं, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, वो जिसको ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं। ट्रेजरी बेंचेस का मतलब है कि आप एक अलायंस में हैं और आप हुकूमत पे चला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हुकूमत इस वक्त पीएमएलएन के पास है और जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने कुछ ओहदे ले लिए हैं उनके साथ निगोशिएट करके, लेकिन हैं वो एक ही। इसलिए मुझे नहीं नज़र आता कि कोई उनमें फ़र्क है। हाँ, जब कोई डिमांड्स आपस में हों तो वो फिर डिमांड्स के बेसिस पे वो एक दूसरे से, मैं ब्लैकमेल का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपस में फिर कुछ समझौता कर लेते हैं डिमांड्स रेज करके। अच्छा, लेकिन सर अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब भी ये गुफ्तगू करें तो बज़ाहिर कुछ माह से लग रहा था कि पीटीआई बड़ी पुरुमीद थी कि जो बानी चेयरमैन है उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तोशा खाना का हो, साइफर का हो, इद्दत में निकाह का हो, लेकिन उसमें जो कुछ हुआ, जिन केसेस में ज़मानतें भी हो गई, बज़ाहिर उसमें बानी चेयरमैन सलाखों से बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो आपका मखसूस नशिस्तों का है वो पॉलिटिकल एक पार्टी का केस है, यानी उसमें सियासी तौर पर पीटीआई को फ़ायदा या नुकसान होना है। आपके ख्याल में क्या अदालतों के ऊपर, अभी भी आप खुद भी सीनियर वकील हैं, एतमाद है? पहले रिजर्वेशंस रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है पीटीआई, अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि चाहे खान साहब के केसेस हों, चाहे ये इंपॉर्टेंट तरीन केस हो, इसमें कहीं पे इंसाफ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? जी, मैं ज़ाती तौर पे तो मैं अदालतों का बहुत एहतराम करता हूँ और मेरी नज़र में अदालतें जो हैं वो हमेशा एट द एंड इंसाफ ही करती हैं। और यही हमारा आइन कहता है। और कोई भी अगर कौम अपनी अदालतों पे एतमाद छोड़ दे तो फिर वो कौम जो है उसको बहुत मेजर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हाँ, जजेस गलतियां करते हैं, कर सकते हैं, करते भी रहे हैं माजी में, और अदालतें कुछ ऐसी भी गलतियां करती हैं जो कि जिसका हमेशा से उनको फिर आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो वाकई ही उन्होंने बड़ी मेजर गलतियां की, लेकिन बहुत सारी अच्छी जजमेंट्स भी दी। तो ये आप जजमेंट्स पे बेहद तनकीद करते रहें कि अच्छी है, बुरी है, गलत है, इसने तारीख को ख़राब किया, तारीख को बेहतर किया, लेकिन जज साहिबान जो हैं इस वक्त उन पर एतमाद आपको करना पड़ता है और करना भी चाहिए। यही इसी तरह मुआशरा आगे बढ़ता है और मुझे तो कम से कम यकीन है कि एंड पे इंसाफ होता है। ये हमेशा मैंने देखा है कि नीचे बेशक अदालत में। जी सर, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जिस तरह मखसूस नशिस्तों का केस है इसमें बड़ा क्लियर स्टांस है पीटीआई का, लेकिन जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या आप फिर भी पुरुमीद हैं? क्योंकि जो स्टांस है वो पीटीआई शुरू से वही लेकर चल रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मखसूस नशिस्तें वापस आप ले सकेंगे जिस पर आपका अवलीन हक भी है आपकी जमात का? जी देखें, अगर आप मेरे से ये पूछ रही हैं कि क्या प्रेडिक्शन है मेरी कि क्या फैसला आएगा, जी, तो वो तो कोई नहीं जानता, वो तो जज साहिबान ही जानते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन ज़रूर आ रही हैं, उनकी कमेंट्स आ रहे हैं, उससे आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। लेकिन मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि वो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हतमी फ़ैसला नहीं होता। वो एक तरह जज साहिबान जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और जो वकील हैं उनको अगर वो कन्विंस कर दें कि आपका सवाल का ये जवाब है और वो कन्विंस हो जाए तो अपना वो माइंड चेंज भी कर सकते हैं। जब तक कि जजमेंट नहीं लिखी जाती मैं हमेशा कहता हूँ कि केस ओपन है। लेकिन बहरहाल मेरी प्रेडिक्शन के अलावा जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो और आइन की जो मैंने तशरीह की है उसके मुताबिक तो ये सीटें जो हैं सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। और वो बेशक आप डिबेट कर लें कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक चीज़ आप बड़ी क्लैरिटी से लिख लें और वो ये है कि ये सीटें जो हैं ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकती। और उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि आइन कहता है कि आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी उसके पास सीटें उसने जीती हों असेंबली के अंदर, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो ये नहीं हो सकता कि आपने एक सीट जीती और आप 10 रिजर्व सीट्स ले लें। अगर आपने एक सीट जीती है तो आपको उसके मुताबिक ही रिजर्व सीट्स मिलेंगी। यही आइन का कहना है और यही लिखा हुआ है आइन में। इसलिए जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उनको मिलेगी या नहीं,
आंसर मेरा है कि उनको नहीं मिलेगी। जहाँ तक हमें मिलेगी या सुन्नी इत्तेहाद को मिलेगी रिजर्व सीट्स या नहीं, वो उस पर डिबेट कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है कि अगर आप आइन की स्पिरिट को देखें, अगर आप आइन की प्रॉपर तशरीह करें तो फिर सुन्नी इत्तेहाद को ही मिलेगी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। सर आखिरी सवाल बस आपसे ये फरमाइएगा कि अब बज़ाहिर वो उस नुक्ते पे हम बात नहीं कर सके कि बानी चेयरमैन के जो केसेस हैं बज़ाहिर तो उनमें उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं ज़्यादातर केसेस में, तो आपके ख्याल में अभी सही मायनों में रुकावट क्या है जिसकी वजह से बानी चेयरमैन अभी तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं? या आपको क्या लगता है कि क्या कुछ आने वाले चंद माह में उनके हवाले से कोई ख़बर मिल सकती है कि उनके ये केसेस ख़त्म हो या कम से कम ज़मानतों के ऊपर उनको रिहा किया जा सके? जी देखें, उनकी जितनी केस अभी यानी पेंडिंग हैं, जिनको ट्रायल हो रहा था, उसमें तो उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। उनके ख़िलाफ़ 3 केसों के फ़ैसले आए थे। एक था तोशाखाना केस, मैं जब अपेयर हुआ उस तोशाखाना केस में, और वो इतना बेबुनियाद केस था कि पहले दिन ही अदालत ने कहा कि इसकी मैं सज़ा मुअत्तल करता हूँ, इसलिए उस केस की तो सज़ा चूँकि मुअत्तल है उसमें उनको नहीं रखा जा सकता। साइफ़र केस आपको पता है उसमें भी सज़ा हुई, वो काफ़ी देर बहस होता रहा, उसके बाद इवेंचुअली हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म ही कर दिया और कहा कि बिल्कुल ये गलत सज़ा थी और ये केस ही गलत था, और उसकी जजमेंट भी आ गई। अब तीसरा केस जिसमें उनको सज़ा दी थी वो इद्दत केस था। इद्दत केस में उनको उसकी भी अपील फ़ाइल हुई है, उसमें डिले हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन आज उसमें बहस हो गई है कि आपको जिसमें रिक्वेस्ट ये की गई थी अदालत से कि उसमें भी सज़ा जो है मुअत्तल कर दी जाए। अगर ये सज़ा उसमें मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं। इसलिए सिर्फ ये इद्दत का केस ही रह गया है, उसके अलावा कोई और ऐसा केस नहीं जिसमें उनको रखा गया हो और उसमें ज़मानत ना हो या उनकी सज़ा जो है वो कैंसिल ना हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ना सिर्फ ये हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं, सेनेट में हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा डिटेल में उन्होंने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो ऑपरेशन इस्तेहकाम है उस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर भी, और खान साहब के जो केसेस हैं वो अभी इस वक्त कहाँ खड़े हैं इसके ऊपर भी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद थोड़ा एनालिटिकल बैकग्राउंड जानेंगे कि आया इन ऑपरेशंस की पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, और आया जो सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं ग्राउंड रियलिटी में उन तहफ़्फ़ुज़ात की स्टैंडिंग क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अवलीन डिमांड रखी है कि अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करना है, चाहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के जिस भी मकसद के लिए हो, लेकिन उसके लिए आपको बानी PTI चेयरमैन के पास जाना पड़ेगा। इससे लगता यह है कि बज़ाहिर इस ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वफाकी काबीना ने तो इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर इसको पार्लियामेंट में लाने और पहले वहाँ पर इसके ऊपर डिबेट करवाने के ऊपर बज़िद क्यों नजर आती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन की जमातें जिसमें ANP, JUIF और PTI जैसी जमातें शामिल हैं, वो पहले ही इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं और हुकूमत इसके जवाब में मुतादिद मरतबा ये याद दहानी और यकीन दहानी करवा चुकी है कि ये कोई बड़े पैमाने का ऑपरेशन नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किया जा रहा है और किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आया इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस हद तक दूर किया जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस ऑपरेशन को करने के अलावा इस वक्त की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के पास क्या कोई चॉइस मौजूद थी या फिर नहीं, और क्या इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की एक कोशिश करनी नहीं चाहिए थी। इसी के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं 2 सीनियर जर्नलिस्ट। करवाना चाहूँगी इम्तियाज़ आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार रज़ा रूमी साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, सर मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर आपने इससे पहले भी कई ऑपरेशन सिक्योरिटी के नाम पर होते हुए देखे, और कभी हम ऑपरेशन राह रियासत की बात करते थे, कभी राह निजात की। हम एक नए ऑपरेशन में जा रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत थी? और दूसरा ये कि पुराने ऑपरेशंस में भी हमेशा अपोजिशन की जमातें रिजर्वेशंस का इजहार करती रहीं, तो हम इस मरतबा भी यही समझें, या आपके ख्याल में वाकई अपोजिशन इस मरतबा सही पॉइंट्स के ऊपर स्टैंड ले रही है? इस पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे जो वहाँ की पार्टियाँ हैं, अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने बहुत हज़ार से ज़्यादा लोग उनके शहीद हुए हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की जमात के लोग भी बहुत शहीद हुए हैं। अभी तक पिछले इलेक्शन से पहले तक आपने देखा बहुत टारगेट उनके किया गया है, जमात भी टारगेट किया गया। तो इसी तरह बलूचिस्तान का मामला है जहाँ पिछले 2 दहाइयों से ऑपरेशन जारी है। दूसरी बात जो है पख्तूनों की जो बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो तालिबान के बारे में बड़ी मोतदिल और बड़ी मॉडरेट राय रखती थी, हमदर्दाना राय रखती थी। इमरान खान शुरू दिन से
इस जंग के हक में नहीं थे, ये बात दुरुस्त है। अगर किसी बात पे वो कंसिस्टेंट रहे हैं, वो ये रहे हैं कि हमें भी अमेरिका की जंग है या किसी और की जंग है, इसमें हम क्यों शामिल हों, हम क्यों अपने लोग मरवाएं। बिल्कुल। तो अब जो बात कर रही है तहरीक इंसाफ, मुझे अचानक बहुत खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि पार्लियामेंट बिल्कुल। सुप्रीम है उसी पार्लियामेंट को और जिसको सबसे पार्लियामेंट पहले से छोड़ा ऊपर गया। एपेक्स कमेटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्हें उनकी इस बात को वेलकम करना चाहिए कि कम से कम पार्लियामेंट याद आई। हाँ, और ये दूसरी बात ये कि अगर इतना बड़ा फैसला आपने करना है, जिससे अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कर रहे हैं कोशिश के ज़रा उसे प्ले डाउन करें कि ये तो आम सी बात थी, कुछ चीज़ें रह गई थी पहले जो अब नहीं हो पाई थी, अब ज़्यादा कर्रो फरसे करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जल्दबाजी की गई इसमें, तो इसलिए जल्दी हो गई। ठीक। तो बेहतर था कि पार्लियामेंट में बात लाई जाती। अच्छा, मुझे इस नुक्ते के ऊपर से जरा रूमी साहब को शामिल करने दें, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। रूमी साहब, सर वैसे तो बड़ा अच्छा एलॉबरेट किया इम्तियाज आलम साहब ने, लेकिन पीटीआई की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है इस पे मैं बाद में आती हूँ। पहले ये फरमाइएगा कि ये जो जमातों को एतमाद में लेने का मसला है, ये हमारे यहाँ शुरू से मौजूद है। हर ऑपरेशन के वक्त ये कहा जाता है, सिर्फ एक APS आने का हवाला बिल्कुल दुरुस्त दिया इन्होंने कि उसमें तमाम जमातें एक पेज पर थीं। ये क्या रूटीन की रेजर्वेशंस हैं जो इन जमातों ने एज एन अपोजिशन इस ऑपरेशन के ऊपर उठाई हैं? क्या वक्त की ज़रूरत है कि इस किस्म का कोई ऑपरेशन इनिशिएट किया जाए हुकूमत की सतह पर? सबसे पहले तो ये बात है कि ऑपरेशन की ज़रूरत तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जो कुछ चीन के इंजीनियर्स और चीन की सरमायाकारी और जो उनका ताउन है, अब वो भी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा आपने तो यहाँ पे इंतहा पसंदी का बाजार गर्म कर रखा है। अगर आपको याद हो, एक चीनी इंजीनियर को यरगमाल बना लिया गया, चीनियों की जो बस जा रही थी वो उनके वर्कर्स, उनके ऊपर हमला किया गया, नाकिस सिक्योरिटी थी। हालांकि ये वादा किया था हुकूमत पाकिस्तान ने कि बॉम्ब प्रूफ व्हीकल्स देंगे वो, उसके बावजूद वो हमला हुआ। तो आप बताइए पाकिस्तान की क्या जो है इमेज क्या जाता है बैरूनी सरमायाकार के लिए, कि अगर वो अपने बेहतरीन दोस्त चीन, जिसके साथ वो कहते हैं हिमालय से ऊंची दोस्ती, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी, अगर उनके लोगों को, उनके इंजीनियर्स को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो बाकी कौन आएगा यहाँ पर? पहली तो ये बात है। इसलिए ऑपरेशन की तो ऑपरेशन या ये सफाई की ज़रूरत है। इम्तियाज आलम साहब, सर ये इस हुकूमत के पास बज़ाहिर पावर्स तो उस तरह नज़र नहीं आती, जो स्ट्रेटेजिक मैटर्स भी हैं, सिक्योरिटी के मैटर्स पहले ही दिफा के पास थे, आपके सिक्योरिटी इदारों के पास थे, अब ये मसाइल भी वहाँ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो आपकी मुस्कुराहट से वैसे मुझे जवाब मिल चुका है जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? वही जो मैं कह नहीं सकती। लेकिन और बात सोच रहा। अच्छा, लेकिन मैं मुझे बहुत मुसर्रत हुई, खुशी हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये बयान सुन के कि भाई हम सारा काम फौज के जिम्मे क्यों डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? बाकी इदारे भी तो हैं। मुझे उनकी इस बात से इत्तफाक है। बड़ा मुख्तलिफ सा बयान है। तो लिहाजा ये जो लोगों का ट्रस्ट नहीं है इस बात पे, और दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि एक सूरत हाल बनती है, उसमें अचानक सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो बात डिस्पर्स हो जाती है। ठीक। तो ये जो सिक्योरिटी का मसला जो इतना ज़्यादा बना है या ऐसे बनाया रखा जाता भी है एक सियासी जवाब के लिए और अपनी अहमियत के लिए, मैं समझता हूँ कि ये काम सिविलियन का होना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का। अच्छा, मुझे लास्ट फ्यू मिनट्स सर मैं कुछ दो सवाल और भी करना चाह रही हूँ आप दोनों से। रूमी साहब, सर ये बताएगा कि ये सिविलियंस की बात की है सर ने, तो गवर्नमेंट तो सिविलियंस की ही होती है, यही सियासी कायदीन होते हैं। सर इस वक्त की जो हुकूमत है ये आपको कहाँ पर खड़ी नज़र आती है? पिछले चंद रोज़ में बड़ा अच्छे तरह से अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू कि ये हुकूमत कितनी मजबूत या कितनी कमज़ोर है। अगर एक झटका लगे तो ये हुकूमत गिर सकती है अगर पीपल्स पार्टी हाथ उठा दे। आपके ख्याल में सर क्या पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है, या फिर आपको लगता है कि वो वाकई उनकी इंटेंशन मजबूत हैं इस हुकूमत को मजबूत करने और उसके साथ चलने के लिए, लेकिन वो अपनी रिजर्वेशंस भी सामने रख रहे हैं? मुझे अगर क्विकली इस पर रिस्पॉन्स दे दें सर। देखिए, कोalition जो हुकूमतें होती हैं वो उनकी तामीर में एक खराबी की सूरत जो है वो मुज़मिर होती है। ये कोई नई बात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप इटली में देख लें, इंडिया में देख लें, जहाँ जहाँ कोलिशन होती है वो फ्रेजाइल होती है, इत्तेहादियों की रजामंदी चाहिए होती है। तो अब ये निज़ाम सिविलियन नहीं है, ये मुगालता ख़त्म कर देना चाहिए। इसको जो भी नाम दीजिए, ये इम्तियाज साहब हमारे सीनियर उस्ताद हैं, वो बेहतर समझाएंगे कि क्या इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन ये सिविलियन तो है नहीं। हाँ, क्या सिविलियन कुव्वतें कोशां हैं कि वो सिविलियन हुक्मरानी की तगोदो या जिद्दोजहद करें? बिल्कुल भी नहीं। रूलिंग इत्तेहाद भी शमूल PPP वो भी बिल्कुल
इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनकी बी टीम बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार, तैयार राजी नजर रज़ा। आती है। और यही दूसरे महसूस हो काम रहा है है। हाँ। पटियाला में जो कि बड़े दावे कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, वो भी कहते हैं आओ मुझसे बात करो, बात भी मैं आर्मी चीफ से करूंगा, उससे कम बात नहीं करूंगा, या बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। DGISI नहीं से। नहीं बिल्कुल, ये पॉइंट आपका बिल्कुल जस्टिफाइड है। इम्तियाज साहब तो से ये लास्ट कमेंट। जी 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 सर, जी लास्ट कमेंट इम्तियाज साहब के। सर बात तो वैसे उन्होंने तो कूजे में बंद कर दिया दरिया को कि जो पीटीआई है वो भी इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहती है और ये जमातें खुद बज़ाहिर किसी पोजीशन में नजर नहीं आती। लेकिन आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी क्या विन और लूज की पोजीशन क्रिएट कर सकती है नून के लिए, या बज़ाहिर उनके पास भी चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं? देखिए, पहली बात तो इस आपके इस बयान से और मेरे भाई के बयान के बाद तो पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म तो ना रहा, जमहूरियत दफन हो गई। आईनी और सिविलियन निज़ाम का आपने फिजाद भी उड़ा हुआ है और वो सुबह शाम उसमें से वो कोपले फूट रही हैं। हर रोज नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ये बहरान, कभी वो बहरान। तो मैं समझता हूँ कि ये बैठकर अब तय कर लेना चाहिए कि भाई आखिर हम किस तरह का निज़ाम चाहते हैं, ये क्राइसिस जब तक जमातों को बैठना ये पड़ेगा मामला इसके लिए। तय नहीं बिलावल भुट्टो हुआ। साहब की इसका मतलब ये रिजर्वेशन सही है कि आपको अपने तहफुजात अपनी जगह, लेकिन आपको बैठकर बात करनी चाहिए जो कोर इश्यूज हैं लेकिन इनके उसमें ऊपर। मैं आपसे एक आखिरी बात जी जी कि ये पार्टीज जो हैं अपना डेमोक्रेटिक रोल एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। इनके पल्ले जमहूरियत के लिए कोई ऊपर से हिमाकतों का हिमाकतों का हजूम इकट्ठा हुआ है ठीक। अपोजिशन में बिल्कुल ठीक है। अहमद बिल्कुल लोगों ठीक, का बिल्कुल ठीक। वो कोई रास्ता जमहूरियत के लिए वो भी नहीं बना पा सर सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन रूमी साहब बहुत माजरत चाहूंगी कि इस सेगमेंट का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, इम्तियाज़ आलम साहब। यकीनन इस हुकूमत के पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं। मुख्तसर वक्फा और पीटीआई के अलावा JUIF जैसी बड़ी जमात भी जो कि अपनी तहफुजात रखती है और माजी में करीबी इत्तेहादी रही है, वो भी इस ऑपरेशन के बारे में क्या तहफुजात रखती है, इस पर खुलकर उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी पर जितनी भी तनकीद की जाए, लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मफादात की सियासत से हमेशा अपने आप को अलग रखा और इस मरतबा हमने दोबारा ये मिसाल कायम होते हुए देखी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तर तहफुजात के बावजूद बजट के हवाले से मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत को भी मशवरे दे रहे हैं कि उनको बजट के हवाले से तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। दूसरी तरफ अपोजिशन को भी ये मशवरा दे रहे हैं कि मुल्क के तमाम तर स्टेक जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर मिल बैठकर बात करने की ज़रूरत है। इख्तलाफात को भुलाकर और क़तई नज़र करके बातचीत करने की और राह हमवार करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के मफाद में बेहतर फैसले हो सकें। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया क्या वाकई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो दरीना इत्तेहादी हैं इस हुकूमत में भी क्या वो दोनों भी साथ चलते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इनके जो 9 नुकाती एक एजेंडा था, एग्रीमेंट था जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी खुलकर बात करती रही है, उसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि उस पर एक मरतबा फिर बाहमी इत्तफाक हो चुका है। लेकिन किस हद तक उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी तरीन रहनुमाओं में शामिल नैयर बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि ये कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट था जो कि दोनों जमातों के दरमियान था, लेकिन क्या सिर्फ बजट को ही जवाज बनाकर ये अलहदगी इख्तियार करने की या फासला पैदा करने की कोशिश की गई थी, या फिर बैक एंड पे कहीं ये जो 9 नुकाती एजेंडा था ये भी एक मसाइल पैदा कर रहा था कि इसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती नजर आ रही थी पीपल्स पार्टी को? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जो सिचुएशन 8 फरवरी को थी मुल्क की, जो पॉलिटिकल सिनारियो था, उसमें आप देखेंगे क्या बेहतर रास्ता क्या इख्तियार किया जा सकता था, मुल्क को इस्तेकाम की जानिब कैसे गामजन किया जा सकता था, और उस पर पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपना किरदार अदा करना था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। तो हम समझ रहे थे कि कोई सियासी जमात भी इस पोजीशन में नहीं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और अगर गवर्नमेंट फॉर्म ना होती और फिर आज पार्लियामान की जो हैसियत आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल ही नज़र ना आती, और नए इंतखाबात अगर करवाए जाते तो उसके रिजल्ट्स क्या होते। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में चेयरमैन बिलावल ने और जनाब आसिफ जरदारी साहब ने मुल्क की हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि जमहूरी निज़ाम जो है इसका तसलसल जारी रहना चाहिए, पार्लियामेंट को फंक्शनल होना चाहिए। और फिर हमने दोनों जमातों से, PTI से भी कहा था कि आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन उनका एटीट्यूड आप देख रहे हैं, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स पार्लियामेंट क्या रहा। और इसी तरह फिर इनको कहा, चूँकि नंबर्स उनके हमसे ज़्यादा थे, तो एक एग्रीमेंट हुआ और हमने
एग्रीमेंट इसलिए किया कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की आप बात नहीं कर सकते, आप चीज़ों को रिफाइन नहीं कर सकते, आप रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। सही। तो पीपल्स पार्टी ने एक पॉजिटिव रोल किया। जो हमारा उनसे मुआहदा था, ऑब्वियसली ये मुआहदा तो था क्योंकि हम अलायंस में ज़रूर है उनके साथ, लेकिन हमने कहा हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे कि हम चाहते हैं कि PMLN जो है वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर वो अमल दरामद कर सके और उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रुकावट नज़र नहीं आनी चाहिए। हमने इंश्योर किया था कि इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि ये निज़ाम 5 साल तक ये चलता रहे, ये हुकूमत चलती रहे और एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो जो एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद कुछ नहीं हो पा रहा था, तो उस पर हमने बिल्कुल अपने कंसर्न शो किए और अभी उसका हमारी कमेटीज़ की मीटिंग हुई है, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनके लिए। हम होपफुली कि जो कमिटमेंट्स की हैं PMLN ने और इन राइटिंग भी हैं उनको ऑनर किया जाएगा। अच्छा बुखारी साहब, सर ये भी मुझे क्विकली कर आप फरमा दें कि क्या ये जो नुकात हैं ये सिर्फ इस हद तक थे कि ज़रूरी क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, क्या आप लोग दीगर बजट के हवाले से क्या पॉलिसीज़ लानी चाहिए थी, क्योंकि वो वक्त तो अब गुजर गया। तो ये जो 9 नुकाती एजेंडा डिसाइड हुआ है इसमें मोटी बातें हैं क्या जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी जिन डिमांड्स के ऊपर अमल दरामद चाहती थी? देखिए इसमें एक तो ये था कि जो ऑफिसर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स थे, उनका था कि कौन से हमारे पास होंगे, कौन से उनके पास होंगे। उसके अलावा जो PSDB था उसके इश्यूज थे कि उस पर प्रोविंस वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एलोकेशन होगी, वो क्या होगी। ऑब्वियसली उस पर फिर वो जो डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं या डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं उसके हवाले से फिर लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स थी। तो ये 8-9 हमारे पॉइंट्स थे, उस पर हमारी पेशरफ्त है और हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी कमेटी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की उन्होंने कहा हम ऑनर करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा ना कि ये मुल्क को ये जो क्राइसिस आपको नज़र आ रहे हैं, हमारा ये बिल्कुल कंसर्न रहा कि बजट सेशन पे हमें उससे पहले हमें बजट तैयारी में हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हम नहीं चाहते थे कि मेरे चेयरमैन की स्पीच आज भी थी और आसफा भुट्टो साहबा ने कल भी की, लेकिन ये GST जो 1% एनाउंस किया हम इसके हक में नहीं थे। इसलिए हम इस हक में नहीं थे कि इससे एक कॉमन आदमी भी इफेक्ट होता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन को जो है उसका दायरा वसी किया जाए, लोगों को और शामिल किया जाए। मैं पर्टिकुलरली मेरा बड़ा कंसर्न है कि जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन अपना टैक्स एक्सोर्स करता है या कुछ कॉन्ट्रैक्टर का करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जी, आर्किटेक्ट्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिल्कुल वो कितने % आपको टैक्स दे रही है, तो उनको टैक्स नेट में लाना जो है बहुत जरूरी है। ये माचिस की डिबिया जो लिबरल खरीदता है उस पर भी आप GST बढ़ा देंगे, उसके लिए तो आपने मसाइल पैदा कर दिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये फरमा दीजिएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ जमातें जो हैं वो ऑपरेशन इस्तेहकाम के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। JUIF तो इसको अदम इस्तेहकाम का नाम दे चुकी है। सर पीपल्स पार्टी क्या इसमें सपोर्टिव पोजीशन पे है? उन जमातों की राय है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, तो क्या पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कोई एतमाद में लेने की कोशिश की गई? आपकी जमात का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ होगा? देखिए जी, मैं बुनियादी बात में समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो कब बना था और किन की मुशावरत से बना था। उस वक्त नून गवर्नमेंट में थी, मौलाना साहब इत्तेहादी थे, इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे, धरना छोड़ के आके बैठे। APC का जो इशू हुआ पेशावर का, उसके बाद तो उस पर इम्प्लीमेंट एपेक्स कमेटी तब कॉन्स्टिट्यूट हुई। तो ये जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं ये बिल्कुल डिस्कस होने चाहिए एपेक्स कमेटी में। और आप देखें ना कितनी शहादतें हमारे नौजवानों की हो रही हैं, फोर्सेस के, पुलिस ऑफिसर्स के, तो उसकी रुकावट तो करनी है। हमने नेशनल सिक्योरिटी से इम्पोर्टेंट तो कोई इशू नहीं है, टॉप प्रायोरिटी भी तो ये होनी चाहिए। इस पे हाँ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको इतना जनरली पब्लिक डिस्कशन की ये डोमेन नहीं है। ये तो बड़ा कन्फाइंड इसकी डिस्कशन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मेड पब्लिक।
लेकिन उसमें जो एपेक्स कमेटी में है उसमें बिल्कुल अपोजिशन के लोग बैठे हों, जहाँ गवर्नमेंट्स बैठी हों, आर्म फोर्सेस के लोग बैठे हों, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का मामला है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे कि जब टेररिज्म आपकी सॉइल पे होता है और फिर जिसमें फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आया हमारा ये हक नहीं बनता कि हम रिटेलिएट करें उन फॉरेन एलिमेंट्स के खिलाफ जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नईर बुखारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप से यकीनन पीपल्स पार्टी का स्टांस इस हवाले से भी और जो दीगर आपसी मसाइल रहे हैं दोनों जमातों के, इसके ऊपर खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी पर जितनी भी तनकीद की जाए, लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मफादात की सियासत से हमेशा अपने आप को अलग रखा और इस मरतबा हमने दोबारा ये मिसाल कायम होते हुए देखी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हवाले से मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत को भी मशवरे दे रहे हैं कि उनको बजट के हवाले से तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था, दूसरी तरफ अपोजिशन को भी ये मशवरा दे रहे हैं कि मुल्क के तमाम तर स्टेक जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर मिल बैठकर बात करने की ज़रूरत है, इख्तलाफात को भुलाकर और क़तई नज़र करके बातचीत करने की और राह हमवार करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के मफाद में बेहतर फैसले हो सकें। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया क्या वाकई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो दरीना इत्तेहादी हैं इस हुकूमत में भी क्या वो दोनों भी साथ चलते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इनके जो 9 नुकाती एक एजेंडा था, एग्रीमेंट था जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी खुलकर बात करती रही है, उसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि उस पर एक मरतबा फिर बाहमी इत्तफाक हो चुका है, लेकिन किस हद तक उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी तरीन रहनुमाओं में शामिल नईर बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि ये कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट था जो कि दोनों जमातों के दरमियान था, लेकिन क्या सिर्फ बजट को ही जवाब बनाकर ये अलहदगी इख्तियार करने की या फासला पैदा करने की कोशिश की गई थी, या फिर बैक एंड पे कहीं ये जो 9 नुकाती एजेंडा था ये भी एक मसाइल पैदा कर रहा था कि इसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती नजर आ रही थी पीपल्स पार्टी को? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जो सिचुएशन 8 फरवरी को थी मुल्क की, जो पॉलिटिकल सिनारियो था, उसमें आप देखेंगे क्या बेहतर रास्ता क्या इख्तियार किया जा सकता था, मुल्क को इस्तेकाम की जानिब कैसे गामजन किया जा सकता था, और उस पर पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपना किरदार अदा करना था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया, तो हम समझ रहे थे कि कोई सियासी जमात भी इस पोजीशन में नहीं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और अगर गवर्नमेंट फॉर्म ना होती और फिर आज पार्लियामान की जो हैसियत आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल ही नज़र ना आती, और नए इंतखाबात अगर करवाए जाते तो उसके रिजल्ट्स क्या होते। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में चेयरमैन बिलावल ने और जनाब आसिफ जरदारी साहब ने मुल्क की हालात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि जमहूरी निज़ाम जो है इसका तसलसल जारी रहना चाहिए, पार्लियामेंट को फंक्शनल होना चाहिए, और फिर हमने दोनों जमातों से, पीटीआई से भी कहा था कि आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन उनका एटीट्यूड आप देख रहे हैं, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स पार्लियामेंट क्या रहा। और इसी तरह फिर इनको कहा, क्योंकि नंबर्स उनके हमसे ज़्यादा थे, तो एक एग्रीमेंट हुआ, और हमने एग्रीमेंट इसलिए किया कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की आप बात नहीं कर सकते, आप चीज़ों को रिफाइन नहीं कर सकते, आप रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। सही। तो पीपल्स पार्टी ने एक पॉजिटिव रोल किया, जो हमारा उनसे मुआहदा था। ऑब्वियसली ये मुआहदा तो था क्योंकि हम अलायंस में ज़रूर है उनके साथ, लेकिन हमने कहा हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे कि हम चाहते हैं कि PMLN जो है वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर वो अमल दरामद कर सके, और उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रुकावट नज़र नहीं आनी चाहिए। हमने इंश्योर किया था कि इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि ये निज़ाम 5 साल तक ये चलता रहे, ये हुकूमत चलती रहे, और एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो जो एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद कुछ नहीं हो पा रहा था, तो उस पर हमने बिल्कुल अपने कंसर्न शो किए, और अभी उसका हमारी कमेटीज़ की मीटिंग हुई है, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनके लिए। हम होपफुली कि जो कमिटमेंट्स की हैं PMLN ने
इन राइटिंग भी हैं, उनको ऑनर किया जाएगा। अच्छा बुखारी साहब, सर ये भी मुझे क्विकली अगर आप फरमा दें कि क्या ये जो नुकात हैं ये सिर्फ इस हद तक थे कि ज़रूरी क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, क्या आप लोग दीगर बजट के हवाले से क्या पॉलिसीज़ लानी चाहिए थी, क्योंकि वो वक्त तो अब गुजर गया। तो ये जो नौ नुकाती एजेंडा डिसाइड हुआ है, इसमें मोटी बातें हैं क्या जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी जिन डिमांड्स के ऊपर अमल दरामद चाहती थी? देखिए, इसमें एक तो ये था कि जो ऑफिसर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स थे, उनका था कि वो कौन से हमारे पास होंगे, कौन से उनके पास होंगे। उसके अलावा जो पीएचडी भी था उसके इश्यूज थे कि उस पर प्रोविंस वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एलोकेशन होगी, वो क्या होगी। ऑब्वियसली उस पर फिर वो जो डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं या डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं, उसके हवाले से फिर लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स थी। तो ये 8-9 हमारे पॉइंट्स थे, उस पर हमारी पेशरफ्त है और हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी कमेटी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की, उन्होंने कहा हम ऑनर करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा ना कि ये मुल्क को ये जो क्राइसिस आपको नज़र आ रहे हैं, हमारा ये बिल्कुल कंसर्न रहा कि बजट सेशन पे हमें उससे पहले हमें बजट तैयारी में हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हम नहीं चाहते थे कि मेरे चेयरमैन की स्पीच आज भी थी और आसफा भुट्टो साहबा ने कल भी की, लेकिन ये जीएसटी जो 1% एनाउंस किया, हम इसके हक में नहीं थे। इसलिए हम इस हक में नहीं थे कि इससे एक कॉमन आदमी भी इफेक्ट होता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन को जो है उसका दायरा वसी किया जाए, लोगों को और शामिल किया जाए। मैं पर्टिकुलरली मेरा बड़ा कंसर्न है कि जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन अपना टैक्स एक्सोर्स करता है या कुछ कॉन्ट्रैक्टर का करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जी, आर्किटेक्ट्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिल्कुल, वो कितने % आपको टैक्स दे रही है। तो उनको टैक्स नेट में लाना जो है बहुत जरूरी है। ये माचिस की डिबिया जो लिबरल खरीदता है उस पर भी आप जीएसटी बढ़ा देंगे, तो उसके लिए तो आपने मसाइल पैदा कर दिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये फरमा दीजिएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ जमातें जो हैं वो ऑपरेशन इस्तेहकाम के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। JUIF तो इसको अदम इस्तेहकाम का नाम दे चुकी है। सर पीपल्स पार्टी क्या इसमें सपोर्टिव पोजीशन पे है? उन जमातों की राय है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, तो क्या पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कोई एतमाद में लेने की कोशिश की गई? आपकी जमात का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ होगा? देखिए जी, मैं बुनियादी बात में समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो कब बना था और किन की मुशावरत से बना था। उस वक्त नून गवर्नमेंट में थी, मौलाना साहब इत्तेहादी थे, इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे, धरना छोड़ के आके बैठे। APC का जो इशू हुआ पेशावर का, उसके बाद तो उस पर इम्प्लीमेंट एपेक्स कमेटी तब कॉन्स्टिट्यूट हुई। तो ये जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं ये बिल्कुल डिस्कस होने चाहिए एपेक्स कमेटी में। और आप देखें ना कितनी शहादतें हमारे नौजवानों की हो रही हैं, फोर्सेस के, पुलिस ऑफिसर्स के, तो उसकी रुकावट तो करनी है। हमने नेशनल सिक्योरिटी से इम्पोर्टेंट तो कोई इशू नहीं है, टॉप प्रायोरिटी भी तो ये होनी चाहिए। इस पे हाँ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको इतना जनरली पब्लिक डिस्कशन की ये डोमेन नहीं है। ये तो बड़ा कन्फाइन इसकी डिस्कशन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मेड पब्लिक। लेकिन उसमें जो एपेक्स कमेटी में है उसमें बिल्कुल अपोजिशन के लोग बैठे हों, जहाँ गवर्नमेंट्स बैठी हों, आर्म फोर्सेस के लोग बैठे हों, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का मामला है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे कि जब टेररिज्म आपकी सॉइल पे होता है और फिर जिसमें फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आया हमारा ये हक नहीं बनता कि हम रिटेलिएट करें उन फॉरेन एलिमेंट्स के खिलाफ जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नईर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप से। यकीनन पीपल्स पार्टी का स्टांस इस हवाले से भी और जो दीगर आपसी मसाइल रहे हैं दोनों जमातों के, इसके ऊपर खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।